हाय एवरीवन, मैं सत्यम आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। यस ऑफ कोर्स आई एम बिफोर यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, बट इट डजंट मैटर ए लॉट। आइए आज फिर से हम जो एडिटोरियल का सेशन चल रहा होता है उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी पे आगे बढ़ते हैं। जब एडिटोरियल की ओर अग्रसर करते हैं तो सबसे पहले जो टाइटल है एडिटोरियल का, दैट इज ग्लेयरिंग ओमिशन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मेजोरिटी इन ईसीआई सिलेक्शन प्रोसेस। हम लोगों ने मार्च के महीने में भी इलेक्शन प्रोसेस जो ईसीआई है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है और जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, तो उनके सिलेक्शन प्रोसेस पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो बने थे उस समय, उस पर डिस्कशन किया गया था। और आज फिर उसी को लेकर कुछ मुद्दे हैं जिसको मद्देनजर रखकर इस एडिटोरियल को हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपको बता दें कि आजकल क्या है कि जो चुनाव आयुक्त हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति का जो मुद्दा है वो बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है। और जिस मेन जो कारण है, जो मेन रीजन है इन बातों को सुर्खियों में होने का, दैट इज कि जो नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट है वो 10 अगस्त को राज्यसभा में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि सीएनसी जो है और ईसी जो है यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनकी नियुक्ति को लेकर एक बिल लाया गया है ना। उनकी नियुक्ति को लेकर एक बिल लाया गया। तो उस बिल में क्या है कि 3 लोगों का एक पैनल बनाया गया, 3 मेंबर पैनल बनाया गया। एंड द मेन रीजन इज दैट कि उस 3 मेंबर के पैनल में पहले जो होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे, दूसरी लोकसभा में विपक्ष के जो नेता होंगे, अपोजिशन के जो लीडर होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे, तीसरे जो मेंबर्स होंगे उस पैनल में। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे वो पीएम के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, पीएम के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। इसी को लेकर ये जो मुद्दा है वो काफ़ी गंभीर है, जिसमें डिस्कशन की ज़रूरत है, ताकि जो इलेक्शन प्रोसेस है वो क्या हो सके, इम्पार्शियल हो सके, वो जस्ट हो सके। बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है शुड हैव स्टेट ट्रू टू अपेक्स कोर्ट जजमेंट। जो अपेक्स कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उनका जो जजमेंट आया है, तो उस जजमेंट के प्रति जो गवर्नमेंट है हमारी, उनको क्या करनी चाहिए, स्टेट ट्रू होनी चाहिए। उनको कहीं ना कहीं उनके जजमेंट में विश्वास रखना चाहिए, उस जजमेंट को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करना चाहिए हमारे गवर्नमेंट को। एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, जिसमें बताया गया था कि उस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी इंक्लूजन होगा, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। ये जो कैबिनेट है, कैबिनेट के जो मंत्री है, उनका इंक्लूजन नहीं था उस मेंबर्स में, 3 लोगों की मेंबर में। बट आज जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया था उसमें कहा गया था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रहेंगे, पीएम रहेंगे और अपोजिशन के लीडर रहेंगे। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, मोदी गवर्नमेंट की जो सरकार है, जो 10 अगस्त को एक बिल लाया गया, उसमें बताया गया कि एक पीएम होंगे, एक अपोजिशन के लीडर होंगे, और कौन होंगे, एक कैबिनेट के मंत्री होंगे जो पीएम के द्वारा ही मनोनीत किए जाएंगे। आइए कुछ और है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इलेक्शन कमिश्नर्स का जो पद है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बहुत सारे आयुक्तों का, बहुत सारे निकायों का इलेक्शन करवाते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल का इलेक्शन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है होती है इनकी। साथ ही साथ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की वो जो इलेक्शंस होते हैं उनको ये कंडक्ट करवाते हैं। इस लिहाज से कहीं ना कहीं इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। तो इनकी जो प्रोसेस होनी चाहिए इस सिलेक्शन का, वो कहीं ना कहीं वो अनबायस्ड होनी चाहिए, उनमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को पढ़ना, और एक एक वर्ड करके, एक एक लाइन्स करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट्स प्रपोजल, जो यूनियन गवर्नमेंट का जो प्रस्ताव आया है, जो प्रपोजल आया है, किस चीज़ का प्रपोजल आया है, तो टू हैव अ 3 मेंबर सिलेक्शन पैनल, की 3 लोगों का एक सिलेक्शन पैनल होगा विथ अ मेजोरिटी। और उसमें क्या होगा कि मेजोरिटी फॉर द एग्जीक्यूटिव फॉर द अपॉइंटमेंट मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर मे नॉट सर्व द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द पोल वॉच डॉग्स इंडिपेंडेंस। एक एक लाइन्स करके देखते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट का जो प्रपोजल आया है, सिंपल जो प्रस्ताव आया है, और प्रस्ताव किस चीज़ का है कि 3 मेंबर्स का वो सिलेक्शन पैनल बनाएगा, है ना। और सिलेक्शन पैनल में क्या होगा कि एग्जीक्यूटिव का मेजोरिटी होगा, है ना, एग्जीक्यूटिव का मेजोरिटी होगा। मतलब क्या है, जैसे पीएम हैं, जैसे अपोजिशंस के लीडर हैं, जैसे कैबिनेट के मंत्री हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं उनका मेजोरिटी उस पैनल में लाया जा रहा है फॉर द अपॉइंटमेंट। और ये जो पैनल बनाया जा रहा है किसके लिए बनाया जा रहा है, तो ताकि अपॉइंटमेंट किया जा सके, नियुक्ति किया जा सके। और किसका किया जा सके, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स के मेंबर का अपॉइंटमेंट किया जा सके। और ये जो प्रोसेस है ना कहीं मे नॉट सब सर्व द ऑब्जेक्टिव, ये क्या कर रहा है, सब सर्व नहीं कर रहा है, प्रमोट नहीं कर रहा है। किसको प्रमोट नहीं कर रहा है, तो इलेक्शन की जो ऑब्जेक्टिव है, इलेक्शन प्रोसेस की जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य होता है, जो इंटेंट होता है, उसको ये प्रमोट नहीं कर रहा होता है। और ये इंटेंट क्या होता है, प्रोटेक्टिंग। इलेक्शन कमिश्नर का इंटेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो वॉच डॉग्स है, जो प्रोटेक्ट, जो पॉल का जो इंडिपेंडेंस है,
तो उनकी जो वॉच डॉग है उसको कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो मॉनिटर करने का, जो इम्पार्शियलिटी, जो जस्टिस को मॉनिटर करने का जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि ए बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा में एक बिल को लाया गया। सीज दैट, उस बिल में कहा गया कि कमिटी विल कंसिस्ट ऑफ, कमिटी में किन किन लोगों को कंप्राइज करेगा, किन किन लोगों को शामिल करेगा। तो वो होंगे प्राइम मिनिस्टर, वो होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। दिस रन्स काउंटर टू और रिसेंट जजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स दैट इन्विसेस्ड एन इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमिटी दैट इंक्लूडेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये जो बिल है कहीं ना कहीं काउंटर है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा होता है। किसके कॉन्फ्लिक्ट में? तो एक रिसेंट जजमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, जिसमें बताया गया था, जिसमें इन्विसेज किया गया था, जो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो इंटेंड कर रहा था कि कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन का कमिटी है वो इंडिपेंडेंट होगा और इसमें इंक्लूड किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। द जजमेंट वॉज ऑल्सो इन लाइन विद द रिकमेंडेशंस, और वो जो जजमेंट था वो कहीं ना कहीं इन लाइन था, कहीं ना कहीं एग्रीमेंट में था जो पहले के रिकमेंडेशंस आए थे, जैसे कि दिनेश गोस्वामी कमेटी जो 1990 में रिकमेंड किए थे, और जो जस्टिस तारकुंडे कमेटी 1975 में जो रिकमेंडेशंस लाए थे इस सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के प्रोसेस को लेकर जो रिकमेंडेशंस लाए गए थे 1990 और 1975 में, तो कहीं ना कहीं वो जो जजमेंट पास किए गए थे वो इन एग्रीमेंट विथ है, कहीं ना कहीं दोनों क्या है, एक जैसा है। इट इज ट्रू दैट, ये भी सत्य है कि कोर्ट सेड दैट इट्स ऑर्डर वुड बी होल्ड गुड। कोर्ट ने कहा कि इनकी जो ऑर्डर्स हैं वो तभी सही साबित होगा, तभी होल्ड गुड कर सकता है, रिमेन ट्रू, रिमेन वैलिड तभी रह सकता है जब पार्लियामेंट जो है मेड ए लॉ एज इनविसेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स पार्लियामेंट एक ऐसे लॉ बनाए, एक ऐसा नियम लाए, ऐसा रूल्स और रेगुलेशंस लाए जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनविसेज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टिल्ड है। हाउएवर, हालांकि क्या है, फॉर द गवर्नमेंट टू रिटेन एन एग्जीक्यूटिव मेजोरिटी, हालांकि गवर्नमेंट को जो वो एग्जीक्यूटिव मेजोरिटी को रिटेन करना चाह रही है इस सिलेक्शन प्रोसेस में, कहीं ना कहीं ये अमाउंट्स टू डिसरिगार्डिंग, कहीं ना कहीं एक क्या है, समतुल्य है। किसके समतुल्य है? तो ये कहीं ना कहीं जो कोर्ट्स का रिकमेंडेशंस है, कोर्ट्स के जो रिकमेंडेशंस हैं, तो उस रिकमेंडेशंस का जो स्पिरिट है, जो भावना है, तो उसको कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, डिसरिगार्ड किया जा रहा है, उसको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है ना, उसको ओवरलुक किया जा रहा है। एन आर्ग्यूमेंट कुड बी मेड, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट मतलब किया जा सकता है कि जो चीफ जस्टिस का प्रेजेंस है इन द प्रोसेस में, उस प्रोसेस में वुड प्रोवाइड प्रीएम्प्टिव लेजिटिमेसी, कहीं ना कहीं एक वैधता उस सिलेक्शन प्रोसेस में चीफ जस्टिस का इंक्लूजन कहीं ना कहीं उस प्रोसेस को वैध बनाएगा, उस प्रोसेस को लेजिटिमेसी देगा टू अपॉइंटमेंट्स एंड अफेक्ट्स जुडिशियल स्क्रूटनी, ताकि उस जो अपॉइंटमेंट होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का और इलेक्शन कमिश्नर्स का, वो लेजिटिमेट होगा और अफेक्ट करेगा जुडिशियल स्क्रूटनी को। अगर जो कुछ भी न्यायिक जो रिव्यू है, जुडिशियल जो रिव्यू है, तो उसको कहीं ना कहीं वो प्रभावित करेगा ऑफ ईरर्स और इन्फर्मिटी। अगर कोई ईरर्स, कोई गलती, कोई लूप होल्स आता है या फिर कोई इन्फर्मिटी दिखता है सिलेक्शंस में, तो उस सभी को कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेगा। और कौन प्रभावित करेगा? अगर उस पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंक्लूजन हो। इट, हालांकि क्या है, फिर भी व्हेन वेड अगेंस्ट द फैक्ट, जब मापा तौला जाए उस फैक्ट के तहत, उस फैक्ट के अगेंस्ट कि ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दैट नॉट ओनली कंडक्ट्स, जो सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाते हैं बट ऑल्सो, बल्कि और क्या करते हैं, रेंडर्स प्रोवाइड करते हैं एक क्वासी जुडिशियल रोल। एक क्वासी जुडिशियल रोल मीन्स एक अर्ध न्यायिक निकाय, मीन्स अर्ध न्यायिक कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कोर्ट्स के बर्डन को रिड्यूस करे। उनका एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोर्ट्स के बर्डन को वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ इलेक्शन करवाना इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बल्कि एक प्रोवाइड करते हैं, क्वासी जुडिशियल रोल भी प्रोवाइड करते हैं। सो द नीड फॉर ए सिलेक्शन प्रोसेस दैट इम्बॉडीज इंसुलेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव प्रीपोनेंस मेक सेंस। तब क्या होता है कि जो नीड है, जो जरूरत है सिलेक्शन प्रोसेस में, और वैसा सिलेक्शन प्रोसेस दैट इम्बॉडीज, जो इंक्लूड करे, जो इम्बॉडीज करे इंसुलेशन, है ना। इंसुलेशन मीन्स प्रोटेक्शन उसमें हो फ्रॉम एग्जीक्यूटिव प्रीपोनेंस, मीन्स एग्जीक्यूटिव की जो मेजोरिटी है वो नहीं होना चाहिए, उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं सेंस बनाता है, ये कहीं ना कहीं सही भी है। नॉन पार्टीजन एंड इंडिपेंडेंट ईसीआई, एक ऐसा इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया जो नॉन पार्टीजन हो, जो नॉन बायस्ड हो, जो जस्ट हो, जो इम्पार्शियल हो, और इंडिपेंडेंट ईसीआई, और जो इंडिपेंडेंट हो, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से प्रभावित नहीं हो, इज अ साइन क्यूनॉन। ये क्या है? इसेंशियल कंडीशन है, साइन क्यूनॉन है, इसेंशियल कंडीशन है फॉर द रोबस्टनेस ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को मजबूती प्रदान करने के लिए एक ऐसा इलेक्शन कमीशन होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जो नॉन पार्टीजन हो, और ये कहीं ना कहीं एक इंपेरेटिव कंडीशंस भी हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्लेड ए सेमिनल रोल। जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही सेमिनल रोल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्रभावित करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल खेलते हैं, प्ले करते हैं। किस चीज़ में? तो जो पीरियोडिक कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस होते हैं, जो
पीरियडिकली इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इनका जो रूल होता है वो काफ़ी इम्पेरेटिव होता है, विच हैव ओनली सीन अ ग्रेटर पार्टिसिपेशन फ्रॉम द इलेक्टोरेट बिकॉज लार्जली फ्री फेयर एंड कन्वीनियंट नेचर ऑफ द प्रोसेस। पीछे ओनली सीन ग्रेटर पार्टिसिपेशन, है ना, जो ग्रेटर पार्टिसिपेशन के द्वारा देखा जाता है फ्रॉम द इलेक्टोरेट, क्योंकि लार्जली फ्री फेयर एंड कन्वीनियंट नेचर ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस अगर क्या है, कन्वीनियंट होगा, प्रोसेस अगर फ्री होगा, प्रोसेस अगर फेयर होगा, तो ऐसे में पार्टिसिपेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा देखा जाता है। इट देर आर मिसगिविंग्स, बहुत सारे मिसगिविंग्स भी है, बहुत सारी गलतफहमियाँ भी हैं। इन द रन अप टू 2019 जनरल इलेक्शंस में क्या हुआ था, एग्जाम्पल के तौर पे द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन वाज डिलेड, जो इलेक्शंस का अनाउंसमेंट था वो डिलेट किया गया, उसमें देरी किया गया बिटवीन फरवरी और मार्च के समय, एलाइंग द गवर्नमेंट टू इनॉग्रेट मेनी प्रोजेक्ट। और इससे क्या हुआ कि ये जो डिले किया गया, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, कहीं ना कहीं उनको क्या किया गया, उनको टाइम दिया गया ताकि वो अपने सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट कर सके, और उस इनॉग्रेशन से कहीं ना कहीं वो जनता की जो मन है ना, वो अपनी तरफ आकर्षित कर सके। तो इलेक्शंस में डिले करके कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि कुछ लूपहॉल्स हैं जिसको सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज अनइवनली इम्प्लीमेंटेड, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो इलेक्शंस के समय में लगाए जाते हैं, उनको अनइवनली मीन्स इंप्लीमेंट किए गए थे, उसको स्मूथली इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, विद द रूलिंग पार्टी रिसीविंग फेवरेबल ट्रीटमेंट। और जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो ECI के द्वारा फेवरेबल ट्रीटमेंट उनको दिए जा रहे थे, लीडिंग टू, और जिससे क्या हुआ, डिसेंट बाय वन ऑफ द कमिश्नर्स, है ना, एक कमिश्नर्स जो थे उनसे क्या हुआ, डिसेंट हो गया, उनसे कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट हो गया। द इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है वीडम इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसीज बोलते हैं वीडम को। तो एक इंस्टीट्यूट है स्वीडन में जो कंपेयर करता है क्या, डेमोक्रेसीज वर्ल्ड वाइड, बहुत सारे डेमोक्रेसीज है वर्ल्ड वाइड में, तो उस डेमोक्रेसीज को वो कंपेयर करता है। और उन्होंने क्या बताया, हैज़ डाउनग्रेडेड इंडिया, इंडिया को डाउनग्रेड किया इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में, जहाँ पे ऑथोरिटेरियन मेथड अपनाया जाता है। तो इस तरह इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं गिरता नजर आ रहा है, और ये जो इंडिपेंडेंट बॉडी है वीडम यानी वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसीज के द्वारा बताया गया है। साइटिंग द लॉस इन ऑटोनॉमी ऑफ ECI, और किसका हवाला दिया गया, किसका उल्लेख किया गया कि जो ऑटोनॉमी है, जो स्वशासन है ECI का, वो लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं। विद द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन जस्ट मंथ अवे, पता है कि जो लोकसभा का इलेक्शन है मंथ अवे, इट शुड हैव बीन इनकम्बेंट ऑन द गवर्नमेंट, ये क्या है, जो गवर्नमेंट पे ये पूरी चीज़ डिपेंड होना चाहिए, टू स्टे ट्रू टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है उससे वो उसका वो रिस्पेक्ट करें, उसमें बिलीव करें, रिटेन इट्स रिकमेंडेशंस इन द बिल, जो बिल में रिकमेंडेशंस है उसको वो एक्सेप्ट करें। इट इज फॉर द अपोजिशन नाउ, अब ये अपोजिशन पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, उनकी भी रोबस्टनेस जो है, उनकी जो मजबूती है उस पर भी डिपेंड करता है, ताकि वो इंश्योर कर सके, ताकि वो सुनिश्चित कर सकें दैट, क्या सुनिश्चित कर सकें, द बिल इज डिस्कस्ड एंड मॉडिफाइड, कि बिल जो है कोई भी बिल आए तो उसको प्रॉपर ढंग से डिस्कस किया जाए, उसको मॉडिफाइड किया जाए, तभी उसको एक्ट बनाया जाए, तभी उसको पारित किया जाए। इसी के साथ आज का एडिटोरियल समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू।